हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 का केस प्रेजेंटेशन। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको चाहिए था, और उनकी रिक्वेस्ट पे एनसीपी उन्हें चाहिए था। तो मैं कहती हूँ कि आप चाहे तो ऐसे ही बना लो इसको, इसकी हेल्प से, या बना लो केस स्टडी या बना लो केस प्रेजेंटेशन। ठीक है, सभी में बना सकते हो, बस एनसीपी में आपका डिजीज़ कंडीशन नहीं आती है। कोविड-19 बड़ा ही फेमस है ये, इसने अपना जलवा 2019, 20 और 21 में दिखाया है। अब जाके ये थोड़ा ठंडा हुआ इसका मामला। ये एक पेंडेमिक कंडीशन है, ठीक है। और कोरोना वायरस से चाइना से ये इंडिया में आई थी और पेंडेमिक बन चुकी थी, पूरी दुनिया में ये फैल गया था। और छूने से भी एयरबॉर्न में, यानी कि इतना था ये कि इसके लिए पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ता था, और जो पेशेंट हेल्दी, मतलब कि जो पर्सन हेल्दी है उसे क्वारंटाइन होना पड़ता था। ये सब आप लोग जानते ही हो। हैंड हाइजीन का इसमें प्रॉपर ध्यान रखा जाता था, और कुछ दवाइयाँ थी इसमें, ज़्यादातर स्टीम वगैरह पैरासीटामोल से काम चलाया जाता था। और एक हाइड्रोक्लोरोक्विन चली थी दवाई, तो वो हमें देते थे, और वही इसकी जो है मेन मैनेजमेंट है। तो देख लेते हैं अब कैसे इसका केस प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा, या फिर एनसीपी, या फिर केस स्टडी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करना है आपके टॉपिक का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन लिखना है। पेशेंट के बारे में हम जो चीज़ें लिखते हैं वो ये चीज़ें हैं, जिसमें हिस्ट्री आएगी पेशेंट की, पास्ट और प्रेजेंट की, और साथ में उनकी जो भी एलर्जीज़ वगैरह किस चीज़ से हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब के टेस्ट होंगे इसमें, और मैनेजमेंट फॉलोअप, एंड पेशेंट का जो सक्सेस है ट्रीटमेंट का या फेलियर है वो भी हम लोग बताएंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डाटा, जैसे कि हम सारे ही टॉपिक में लिखते हैं उसी तरह से लिखना है अपना। पेशेंट का डायग्नोसिस कोविड-19 का है, कोरोना वायरस उसको हो चुका है, और आपने देखा भी होगा कि कोरोना वायरस को कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। मैंने थंबनेल में दिखाया भी था। कुछ फ्लावर की शेप का ये होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा गया होगा। आप लोग जानते हो कि कोरोना वायरस जो है वो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक आम इंसान को भी अब पता लग चुका है कोरोना वायरस के बारे में। तो और जो हमारे पेशेंट की मेजर कंप्लेंट्स हैं वो है हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसको एसओबी भी लिखते हैं, कफिंग, फीवर, बॉडी पेन, लॉस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया जिसको कहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और एक इसमें मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि भाई स्मेल ही नहीं पेशेंट को आती थी, किसी किसी को सांस में भी बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद हम लिखेंगे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, जिसके अंदर पास्ट मेडिकल और प्रेजेंट मेडिकल लिखते हैं। तो जो प्रेजेंट है उसमें तो चीफ कंप्लेंट्स ही आप लिख लोगे, जो चीज़ें हैं चीफ कंप्लेंट्स में आती है वही प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में भी आती हैं। उसके बाद पास्ट की लिखनी है। तो जो हमारा वाला पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक भी उसे है, और वो जो कंट्रोल हुआ है कुछ ड्रग्स के थ्रू और मेडिसिन डाइट के थ्रू, वो कंट्रोल में है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल यही चीज़ें लिखनी है। अगर आपको कोरोना वायरस का पेशेंट मिलता है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप फिर इस जगह पे ये सब नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे नॉट सिग्निफिकेंट। अब हम आगे देखते हैं। ये है सर्जिकल हिस्ट्री। तो अगर प्रेजेंट में कोई सर्जरी हुई है या पास्ट में हुई है तो आप उसके बारे में बताओगे। वैसे तो जो कोरोना वायरस वाला टॉपिक है ये कोविड-19 का, ये मेडिकल के अंडर आएगा, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है, ड्रग्स से ही ये ठीक किया जाता है। और कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें, जैसे कि स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, और जो भी चीज़ें हैं वो इसमें डाइट वाइट का पूरा ध्यान रखना, एनवायरमेंटल आइसोलेशन रखना पेशेंट को, उसी से ये प्रॉब्लम का मेन ट्रीटमेंट इसका रहता है। फैमिली हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर्स के नेम आएंगे, और फैमिली ट्री आप इस तरह से बनाओगे। इसमें थोड़ा सा ब्लर है तो आपको इसको सही से बना लेना है। ये पेशेंट हो गया, और ये जो है उनके मदर फादर। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट का आप बताओगे, उनका इनकम का क्या सोर्स है, कितना उनका एनुअल इनकम है या फिर मंथली इनकम है, ऐसा आप बता सकते हो। हाउसिंग के बारे में इसमें लिखा जा सकता है। पर्सनल एंड न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, इसमें फिर पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की आएगी, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे कि डाइट, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है पेशेंट का, बाउल ब्लैडर पैटर्न जो एलिमिनेशन के अंडर में आता है। पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, तो अगर है तो लिखनी है, नहीं तो नहीं। स्मोकिंग के बारे में, अल्कोहल वो लेता है, कोई भी तरह की बैड हैबिट अगर पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसको नोट करना है। फिर हम हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। जनरल अपीयरेंस सबसे पहले देखते हैं, हेड को एग्जामिन करते हैं, विज़न को पेशेंट के देखते हैं, यानी कि आइज़ को एग्जामिनेशन करते हैं, और आइज़ के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी को एग्जामिनेशन करते हैं। टॉर्च के थ्रू प्यूपिल का रिएक्शन इसमें देखा जाता है, स्क्लेरा देखा जाता है, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी आँख के अंदर आती हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी। फिर हियरिंग पेशेंट का देखा जाएगा, ईयर्स का एग्जामिनेशन होगा, और कोई डिस्चार्ज प्रेजेंट है, ब्लीडिंग तो नहीं है, या वैक्स तो नहीं है, सब कुछ इसमें आएगा, साथ में हियरिंग भी आएगी। फिर
स्पीच और ओरिएंटेशन पेशेंट का देख सकते हो आप इसमें। कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी है पेशेंट को, जैसे कि कुछ लोग क्लियर नहीं बोल पाते, स्टैमरिंग टाइप होता है या और भी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा आप नॉर्मल बता सकते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्ज़ामिनेशन में इंस्पेक्शन करोगे आप, मतलब इंस्पेक्शन में ये सब नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे गोला किया है। आप इसको ब्रीदिंग रेट लिख सकते हो पेशेंट का कि हाँ भाई ब्रीदिंग रेट जो है पेशेंट का वो कितना आया है, 20 आया है या फिर 16 आया है। और इसी तरह से कंटिन्यूएशन में ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, पल्पेशन परकशन है। और ये जो यहाँ से कट किया है तो ये मत लिखना। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का आ जाता है इसमें, मसल्स का हम रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन। नर्वस सिस्टम का आ जाएगा इसमें, सेंसेशन के बारे में इसमें आ जाता है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम जो हमारा स्किन से रिलेटेड होता है, किसी भी तरह का अगर लीजन प्रेजेंट है बॉडी पे तो आप नोट कर लेना उसे। देन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हार्ट से रिलेटेड आ जाता है, और इसमें ये जो है बीपी बताया गया है। ऑस्कल्टेशन से आप साउंड सुन सकते हो हार्ट की, किसी भी तरह की अब नॉर्मल साउंड अगर है तो आप वो साउंड का नेम आप लिख सकते हो उसमें। और ये बीपी वाला जो लाइन है ना, इसको आप यहाँ पे लिख देना। फिर लिम्फेटिक एंड एंडोक्राइन सिस्टम है, तो इसमें लिम्फ नोड्स, थायरॉइड ग्लैंड नॉर्मल प्रेजेंट है। जीआई सिस्टम का एग्जामिनेशन हम करेंगे। और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें कोई भी पेशेंट को अगर यूटीआई जैसी प्रॉब्लम है, यूरिन आउटपुट कैसा है पेशेंट का, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। और यहाँ पे ये बताएगी पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सब है रेस्ट एंड स्लीप। नेक्स्ट आते हैं वाइटल्स, पेशेंट के वाइटल्स नोट करने हैं। फिर पेशेंट की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, वो आप नोट करोगे। और साथ में रेडियोलॉजी की अगर हुई है तो वो भी हम लिखते हैं इसमें। तो ये वाली जो है ये सारी तो ब्लड की हैं, ये सभी ब्लड वाली हैं। इसमें पेशेंट का एबीजी भी है, और सीबीसी वाला ये ऊपर जो लिखा था वो भी है। यूरिया क्रेटिनिन चेक किया गया है। कोविड का टेस्ट जो है उनका वो पॉजिटिव है, कंफर्म है डायग्नोस। चेस्ट एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स मिली है उसका रिपोर्ट है। और ये सीटी का जो रिपोर्ट में होगा वो सब लिखा है यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है कि फ़िल्म के साथ जो है रिपोर्ट भी मिलती है, तो उसमें से आप जो छोटा सा रिपोर्ट एक लिखा होता है, पूरी रिपोर्ट लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट मिला है उसको आप लिख सकते हो अपने एनसीपी या जो भी आपका टॉपिक है उसमें। फिर ये हो गया, ये चेस्ट सीटी है, सॉरी चेस्ट एक्सरे है। यहाँ पे पेशेंट का एक और टेस्ट हुआ है जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, नोज़ में हम स्वैब डाल के सैंपल लेते हैं, और ये बड़ा फेमस टेस्ट है, यही कराया जाता था कोरोना में। और कितने टाइम तक ये टेस्ट होता था, कहीं भी आप एग्ज़ाम देने भी जाओ तो भी आपको करवाना है, जॉब में भी करवाना है, मतलब करवाना ही है आरटीपीसीआर का टेस्ट, तो वो है ये। फिर मैनेजमेंट आती है, जो कि मेडिकल मैनेजमेंट इसमें रहती है। मेन जो है वो मेडिसिन्स दी जाती है पेशेंट को, और इसमें HQ ऐसी ये हाइड्रो क्लोरोक्विन जो मलेरिया की ड्रग होती है वो ही इसमें दी जाती थी, क्योंकि कोरोना वायरस में भी उसका अच्छा इफेक्ट देखा गया, यानी कि ठीक कर रहा था वो बीमारी को, इसीलिए एंटी मलेरियल ड्रग जो थी उसमें दी जाती है। हाइड्रोक्लोरोक्विन इसका नेम है। फिर डेक्सामीथासोन है, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आती है, ये भी दी जा रही है। साथ में एजिथ्रोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक का वर्क करती है, और जो रेस्पिरेटरी जैसे इन्फेक्शन होता है उसमें दिया जाता है इसे, थ्रोट के इन्फेक्शन में भी देते हैं इसे। एंड ये हो गया। और इसमें आप PCM भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जैसे पेशेंट को फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। 500 या 650 mg की आप लिख सकते हो उसमें, TDS या फिर BD। सर्जिकल मैनेजमेंट की ऐसी कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके अंदर हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं और डायग्नोसिस बनाते हैं। फिर नर्सिंग असेसमेंट में पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन पूरा आ जाता है, और जितना भी उसे प्रॉब्लम्स हैं सारी उसके अंदर लिखनी होती है, असेसमेंट। और ट्रैवल हिस्ट्री भी लिखी गई है, क्योंकि पेशेंट कहीं से ट्रैवल करके आया और फिर वो कहाँ से कोरोना अपने अंदर लेकर आया है, वो आप फाइंडिंग लिख सकते हो कि वो कहीं घूमने गया हो, जैसे वहाँ पे कोरोना के केसेस हों, और वहाँ जैसे कि क्राउड होती है, सोशल गैदरिंग होती है, और फिर वहाँ से वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया हो। देन फिजिकल एग्जामिनेशन,
तो उसके अंडर में ये यहाँ पे कुछ सिम्टम्स लिखे हैं कि ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये कॉमन कॉमन से सिम्टम्स हैं जो पढ़ने में ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ स्मेल क्या होता है? एनोस्मिया इसको कहते हैं। और अगर टेस्ट में प्रॉब्लम है तो टेस्ट भी पता नहीं लग रहा है तो उसको एगोशिया कहते हैं। 2 एक टर्म्स हैं ये। फिर यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप अपनी किताब से अच्छी तरह बना पाओगे या फिर आप नेट से बना लेना। इसमें सही से दिख नहीं रहा है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी बनाना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 ये प्रॉब्लम जो है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की है। इसलिए तो आप लंग्स बना लेना। आप ट्रैकिया, लंग्स और ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे आपको एल्वोलाइज में दिखा देने हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है डिजीज़ कंडीशन। इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो कि 2019 में ये इंडिया में आया है और ये जो इन्फेक्शन है ये सार्स में आता है, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बाकी पेंडेमिक ये प्रॉब्लम हुई है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आप लिख सकते हो इंट्रो में। ये कोरोना वायरस का बताया गया है जैसा वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, और ये एक आरएनए वायरस है। फिर इसका जो कॉज है वो हम देखेंगे। तो इसका वैसे तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। ये चमगादड़ से आया था, ये आप लोग भी जानते हो। तो ये एनिमल से आया हुआ है, मतलब मेन तो इसका यही सोर्स है। फिर है पैथोफिजियोलॉजी की, डिज़ीज़ जो है वो किस तरह से अपना जादू दिखाती है, यानी कि किस तरह इसका अकरेंस होता है, किस तरह ये बॉडी में एंटर करती है, फिर ये कहाँ पर हमारे सिस्टम पे अफेक्ट डालती है, और फिर किस तरह के सिम्टम्स सामने देखने को मिल जाते हैं। वो ये इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी लिखा हुआ है। तो अगर पे केस प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना आप, तो बना सकते हो इस टाइप से, और केस स्टडी में भी आप ऐसे ही बना लेना। साथ में एनसीपी में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि एनसीपी के फॉर्मेट में हम डिजीज़ कंडीशन ऐड नहीं करते। उसके बाद ये है कॉजेज़, यानी कि जो वैसे तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन जो कॉज पता लगे हैं कि ये कारण है, तो वो कारण है इसका मेन कोरोना वायरस। एक तो कोरोना वायरस है जो ये प्रॉब्लम कर रहा है। और टच द कोविड पॉजिटिव पेशेंट, जो भी कोरोना वाला पेशेंट है उसकी वजह से ही ये मेन होता है। और जैसे मास्क नहीं लगा रहे हैं तभी हो सकता है। जो कोई लोग हैं क्राउड को अवॉइड नहीं करते हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, उनको ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पता नहीं है कि क्राउड में किस पेशेंट को कोरोना हो। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि हम लोग क्या करेंगे इसमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे बुक पिक्चर से और पेशेंट पिक्चर से। तो ये जो प्रॉब्लम है, वैसे तो मुझे लगता है बुक्स में तो ज़्यादातर कोरोना का अलग से टॉपिक होगा ही नहीं उस वक्त में जब ये आया था, और नेट से ही बच्चों ने ये बनाया होगा। तो नेट से ही है वैसे तो। ये बुक पिक्चर इस तरह से बन गई है कि भाई बुक पिक्चर जो है वो गूगल पे ही मिला होगा। बुक में, मेरी बुक में तो मुझे मिला ही नहीं है, मतलब एग्जैक्ट अलग से कोई डिज़ीज़ हो कोरोना वायरस की, ऐसा नहीं था। कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा था मगर। तो सिम्टम्स इसमें बताए हैं, और जो आपके पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो आप अलग से लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है कि बुक में तो आपकी जो नेट है या बुक है उसमें तो बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, लेकिन पेशेंट में सारे ही सिम्टम हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो फीवर इसमें देखने को मिलता है, कफ़ होता है, मतलब खांसी जुकाम की प्रॉब्लम्स भी रहती है, शॉर्टनेस ब्रेथ हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, ट्रबल्स ब्रीथिंग है, फटीग, चिल्स, बॉडी एक, हेडेक, सोर थ्रोट है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, मतलब कि ये प्रॉब्लम्स में रहती है कि स्मेल नहीं आती है खाने की, टेस्ट नहीं पता लगता है, नोज़िया, डायरिया, निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं आती। यहाँ तक कि इतने सारे सिम्टम्स में आ सकते हैं। फर्दर है ये कि अगर ट्रीटमेंट ना हो प्रॉपरली इसकी, तो निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, और बहुत सारी डेथ हुई भी हैं। और आपके पेशेंट में जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको नोट करने हैं। रिस्क फैक्टर्स, यानी कि ये भी खतरे की घंटी है कोरोना वायरस के लिए। इंक्रीज़ विद एज, यानी कि ओल्ड एज वालों को ये चांसेस हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये होने के चांस है। फिर सीवियर हार्ट डिजीज़, किसी को है कैंसर, सीओपीडी, अस्थमा, यानी कि तो पहले ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं और इनमें ये अटैक कर सकता है। डायबिटिक है, सीवियर ओबेसिटी है कोई पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एचआईवी वाले पेशेंट में हो सकता है, क्योंकि वो तो फिर वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आ गई ना फिर ये। और फिर
उनमें ये होने के चांसेस बन जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जो भी टेस्ट इसके हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पीसीआर, आरटी-पीसीआर का टेस्ट इसमें मेन रहता है जो होता है। बाकी इसमें और जो दूसरे टेस्ट हैं वो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, सीबीसी का कर सकते हैं, एबीजी, ब्लड कल्चर और ऑर्गन फंक्शन में क्रेटिनिन, बीयूएन, चेस्ट सीटी स्कैन किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीवायरल, क्योंकि कोरोना जो है वो वायरस है, इसलिए वायरल ड्रग्स इसमें दी जाती हैं, रेट्रोवायरल भी इसमें दे सकते हैं। ब्रीदिंग सपोर्ट, स्टेरॉयड जो कि डेक्सामेथासोन हमने अभी पढ़ी थी, और ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़न, ये इसकी एक मेडिकली मैनेजमेंट है। फिर यहाँ पे अलग से लिखा गया है कि और क्या मेडिकली हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इसमें देंगे क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को इसमें मिलेगी। एंटीपायरेटिक्स इसमें देंगे जो कि फ़ीवर को रिड्यूस करेंगी। फिर इसमें एनाल्जेसिक्स का रोल रहेगा, क्योंकि पेशेंट को अगर बॉडी एक जैसी प्रॉब्लम है, हेडेक है, तो उसके लिए। फिर एंटीबायोटिक्स जो कि इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। फिर सर्जिकल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसमें सर्जरी की नीड नहीं होती, ये एक मेडिकल टॉपिक आप बना सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट हम उसके बाद करेंगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम आप कर सकते हो उसमें। फीवर की मैनेजमेंट है, ड्रग्स हैं, और लैब टेस्ट परफॉर्म करना है। न्यूट्रिशन के बारे में पेशेंट को बताना है, और न्यूट्रिशन में क्या है कि पेशेंट हमारा तो हाइपरटेंसिव है ना, इसलिए उसको सोडियम रिस्ट्रिक्शन किया गया है, लो सोडियम यहाँ पे लिखा है इसीलिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो कोरोना पेशेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आधे पेशेंट उसमें डिप्रेशन से ही मर गए कि बस हमें कोरोना हो गया तो बस हम तो नहीं बचेंगे। तो ये ज़रूरी है, रीएश्योरेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर प्लान, जिसमें कि सबसे आपको ज़रूरी रहता है एनलिस्ट करना नर्सिंग डायग्नोसिस को। तो ये रही नर्सिंग डायग्नोसिस। इनमें फ़ीवर का डायग्नोस आप बना सकते हो, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का बनेगा इसमें, और इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू म्यूकस सिक्रीशंस हैं। अक्यूट पेन का बना सकते हो क्योंकि हेडेक भी है, बॉडी एक भी है, इसलिए ये वाला भी आप बना सकते हो इजीली। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बना सकते हैं क्योंकि फटीक है, पेशेंट को थका हुआ वो रहता है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस वाला भी बन सकता है क्योंकि पेशेंट को वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है इसमें। लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो ये सारे डायग्नोस बिल्कुल इसमें सही सही बने हुए हैं, आप इजीली इनको बिल्कुल बना सकते हो, कोई इनमें दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से आपको डायग्नोस बनाना है और उनको एक्सप्लेन करना है। फिर सबसे पहले आपको असेसमेंट करना है अपने पेशेंट का। फिर डायग्नोस आपका जैसे ब्रीथिंग पैटर्न का डायग्नोस है, तो उसका गोल आपका ये रहना चाहिए कि ब्रीथिंग पैटर्न को आपको मेंटेन करना है, नॉर्मल लेके आना है। आपका इसमें प्लान ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप असेसमेंट करो, पेशेंट का ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप उसको पोजीशन अच्छे से प्रोवाइड करो, सेमी फॉलोअर या फॉलोअर, हाई फॉलोअर भी दे सकते हो अगर ज़्यादा ही दिक्कत है। ऑक्सीजन इसमें देना ज़रूरी है पेशेंट को, कंफर्ट डिवाइस इसमें दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको एक्शन में लाना है और इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट हमारा जो डायग्नोस है फ़ीवर का है। फ़ीवर को आप क्या कर सकते हो कि आपका मेन गोल तो हमारा है कि बॉडी टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि वो इंक्रीज़ हो गया। हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद असेसमेंट क्या, फ़ीवर को असेस करेंगे कैसे, उसका बुखार चेक करके थर्मामीटर से। फिर अगर आपको पता लग गया कि भाई टेम्परेचर है, तो स्पंजिंग करना है पेशेंट को, पोजिशनिंग देना है उसको, एंटीपायरेटिक्स देना है, क्योंकि एंटीपायरेटिक्स जो है पैरासीटामोल जैसी ड्रग जो होती है एंटीपायरेटिक में आएगी, और भी ड्रग्स हैं। तो ये क्या करेगी, पेशेंट का फ़ीवर रिड्यूस करेगी, कम करेगी। तो यही चीज़ें जो आप प्लान करते हो उनको आपको एक्शन में लाना है, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है, देन इवैल्यूएट करना है कि अब क्या आपके पेशेंट का फ़ीवर रिड्यूस हुआ है इनसे, कोल्ड स्पंजिंग और दवाई से। नेक्स्ट डायग्नोसिस है हमारा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशंस है पेशेंट के एयरवे में, और उस वजह से पेशेंट का एयरवे जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम है और एयरवे इनइफेक्टिव आ रहा है। ये वाला डायग्नोस इसीलिए बन रहा है क्योंकि म्यूकस सिक्रीशंस है। तो इसको आप क्या करोगे, आपको पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर करना है हमको। इसमें भी सबसे पहले असेसमेंट होना चाहिए, पेशेंट की पोजीशनिंग का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर म्यूकस है, सिक्रीशन ज़्यादा है और पेशेंट को सीधा लिटाया तो एस्पिरेट वो कर सकता है, यानी कि वो जा सकता है ऊपर सीधे,
भगवान के पास। तो उसकी पोजीशन का तो ध्यान रखना है। इसके अलावा उसको कफिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है, टेक्निक्स के बारे में बताना है कि कैसे आपको अच्छे से कफ करना है और स्पूटम को बाहर निकालना है। अगर पेशेंट फिर भी स्पूटम बाहर नहीं निकालता है, तो आप लोगों को पेशेंट को सक्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है? सक्शन भी इसमें ज़रूरी है, इसमें लिखा तो नहीं है ना, लेकिन आप सक्शन कर सकते हो। और हाइड्रेशन का पेशेंट का ध्यान रखना है। बस यही चीज़ें हैं, जो प्लान है उनको एक्शन में लाना है, इम्प्लीमेंट करना है, देन इवैल्यूएशन। नेक्स्ट डायग्नोसिस हमारा है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्टर्ड ऑक्सीजन सप्लाई। तो हम जैसे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज की प्रॉब्लम है, तो हमें इसमें गोल हमारा ये रहना चाहिए कि हमें मेंटेन करना है एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई को। ऑक्सीजन प्रॉपर पेशेंट की बॉडी में जानी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है पेशेंट की बॉडी में, उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, सांस में दिक्कत है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डिस्निया है। इसके लिए भी हम पोजिशनिंग का मेन तो ध्यान रखेंगे और साथ में उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। इसमें पोजीशन और ऑक्सीजन ये ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अच्छा, तो लास्ट में है कंक्लूड कर देना है टॉपिक को। इस तरह से कंक्लूजन में रहेगा कि आपको एक तो डेट वगैरह बतानी है, किस तारीख को हमने केयर दी पेशेंट को, और पेशेंट इवैल्यूएशन करना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उनमें कितना सुधार आया है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, यहाँ पे जो लिखा है ना, ये सभी पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया है। फिर इधर आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, अपना इवैल्यूएशन। एक तो पेशेंट का इवैल्यूएशन, उसके बाद अपना इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद आप हेल्थ एजुकेशन लिखोगे। हेल्थ एजुकेशन कोविड-19 के पेशेंट में सबसे ईजी है कि भाई हाथ वाथ धोने, इसमें पेशेंट को आइसोलेट करना है, और जो वो मास्क ग्लव्स ये प्रॉपरली रखने हैं अपने पहन के, हैंड वॉशिंग का पूरा ध्यान रखना है, और पेशेंट को भी जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में इंस्ट्रक्ट करना है कि ये हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, ये आपको भी फॉलो करने हैं और फैमिली मेम्बर्स को भी फॉलो करने हैं। बाकी तो मास्क है, क्राउड एरिया से दूर रहना है, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, हेल्दी डाइट लेना है, और अगर जैसे कि हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो फिर उसको मीठा और नमक तो फिर काफ़ी अवॉइड ही करना है, कम से कम लेना है। ये हो गया हमारा कोविड-19 का आपका टॉपिक, केस प्रेजेंटेशन, या कह लो कि केस स्टडी, या एनसी बना सकते हो आप आराम से इसका। और रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मुझे प्लीज़ बता देना कि आपको कैसी लगी। काफ़ी हेल्प हुई होगी मुझे लगता है इससे। और बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपके और टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।